अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती काबीना ने किसानों के 2 लाख रुपए तक ज़रई क़र्ज़ माफ़ करने को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त से कबल किसानों के ज़रई क़र्ज़ माफ़ कर दिए जाएंगे। रियासती काबीना का इजलास सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस के अहम इंतखाबी वादों में शामिल ज़रई क़र्ज़ की माफ़ी के सिलसिले में तफसीली तौर पर गौर व खौज किया गया। काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि काबीना ने किसानों के ज़रई क़र्ज़ की माफ़ी का फैसला किया है। ज़रई क़र्ज़ माफ़ी के क़वायद और ज़वाबित पर काबीना के इजलास में तफसीली गौर व खौज किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से 2 साल कबल मई 2022 में वरंगल डिक्लेरेशन के तहत हर किसान के 2 लाख रुपए तक ज़रई क़र्ज़ माफ़ करने का वादा किया था। इस ज़रई डिक्लेरेशन को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जारी किया था। कांग्रेस की आला क़यादत अवाम से जो भी वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है। तेलंगाना की तश्कील का भी कांग्रेस ने वादा किया था, उसे पूरा करके दिखाया गया और अब ज़रई क़र्ज़ की माफ़ी के वादे को भी पूरा किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पेशरफ VRS हुकूमत ने 2 मियाद में 28,000 करोड़ रुपए के ज़रई क़र्ज़ माफ़ किए थे। 2014 के इंतखाबात में BRS पार्टी ने किसानों से 1 लाख के क़र्ज़ माफ़ करने का वादा किया था, जिसके मुताबिक 16,000 करोड़ रुपए पहले 5 साल में क़र्ज़ की माफ़ी के लिए अदा किए गए और दूसरी मियाद में BRS पार्टी ने 2018 में फिर एक मरतबा 1 लाख रुपए ज़रई क़र्ज़ की माफ़ी के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए की रकम अदा की थी। इस तरह मजमूई तौर पर BRS ने 10 साल में 28,000 करोड़ रुपए के ज़रई क़र्ज़ माफ़ किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक हर किसान के 2 लाख रुपए माफ़ करने का फैसला किया है। इसके लिए 31,000 करोड़ रुपए दरकार हैं। फंड्स के हुसूल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक किसानों की जानिब से लिए गए क़र्ज़ माफ़ कर दिए जाएंगे। डिसेंबर 12, 2018 తారీఖు నుంచి మొదలుపెట్టి 9/12/2023 వరకు సరిగ్గా 5 సంవత్సరాలు గత ప్రభుత్వం, మళ్ళొక్కసారి నేను చెప్తున్నా, గత ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 11, 2018 తారీఖు వరకు కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టి 2వ విడత రైతు రుణమాఫీ చేసింది. డిసెంబర్ 12, 2018 తారీఖు నుంచి తీసుకున్న రుణాలు డిసెంబర్ 9, 2023 వరకు 5 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులు తీసుకున్న 2 లక్షల రూపాయల వరకు రుణమాఫీని చెయ్యాలని మా ప్రభుత్వము ఈ మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చెయ్యాలి. కట్ ఆఫ్ డేట్ 12/12/2018 నుంచి 9/12/2023 మధ్య కాలంలో రైతులు తీసుకున్న రుణాలను 2 లక్షల రూపాయల వరకు మాఫీ చేయాలని మా మంత్రివర్గంలో మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాము. ఈ రుణాలు మాఫీ చేయడానికి దాదాపుగా 31,000 కోట్ల రూపాయలు అవసరమవుతుంది. तेलंगाना में अहम अपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति को जुमे को उस वक्त एक गैर मुतवक्को बड़ा धक्का लगा जब उसके सीनियर रुकन असेंबली और साबिक स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हुक्मरान कांग्रेस में शामिल हो गए। हत्ता के एक मरहले पर पुलिस को उस वक्त मुदाखलत करनी पड़ी जब गुलाबी जमात के कई कारकुन बशमूल एक साबिक रुकन पार्लियामेंट साबिक स्पीकर की रिहाइशगाह पहुंच गए और उनके फैसले पर एहतजाज करने लगे। जिले निजामाबाद के हल्के बांसवाड़ा के रुकन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर ने बंजारा हिल्स में वाक़ साबिक स्पीकर असेंबली की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और नाश्ते के बाद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके फर्जन भास्कर रेड्डी को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने सीनियर रुकन असेंबली से तेलंगाना की तंजीम जदीद में ताउन की अपील की। किसानों की बहबूद के तहत रियासती हुकूमत के अहद पर गौर करते हुए साबिक स्पीकर ने कांग्रेस में शमूलियत का फैसला किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम रियासत में किसानों की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की रहनुमाई हासिल करेंगे।
इस मौके पर बीआरएस के कई कारकुनों ने एहतजाज किया। इस दौरान साबिक रुकन पार्लियामेंट बालका सुमन की क़यादत में बीआरएस के कई कारकुन साबिक स्पीकर की रिहाइशगाह पर जमा हो गए और पार्टी से इन्हिराफ से मुतालिक फैसले की मुखालिफत करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एक मरहले पर बीआरएस कारकुनों और पुलिस के दरमियान तल्ख बहस भी हुई। बादअज़ाम पुलिस ने बीआरएस के एहतजाजी कारकुनों बशमुल बालका सुमन को हिरासत में लेते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। మాట్లాడుతున్నామా అన్న ఒక్క నిమిషం విన్న మాట్లాడనా టీఆర్ఎస్ పార్టీ జరగకుండా ముందు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నా నేను. ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీ రావడానికి గల కారణాలు ఏందో ఆనాడుండే, మరి అప్పుడు కూడా వచ్చాను కదా. మరి అసలు నేను ముందు నా రాజకీయ భవిష్యత్తు మొదలైందే కాంగ్రెస్ పార్టీతో. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే కండువా కప్పుకొని రాజకీయాలు చిన్నప్పుడు మీ వయసులో వచ్చాను. మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీలో 27 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. దాని తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు చివరగా రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలకు నేను మెచ్చి నచ్చి ఆకర్షితులై వారిని బలపరచాలి, వారి నాయకత్వం బలపరచాలి. యువకులు వారిని మనం మంచి విధంగా సమర్థించినట్టయితే రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది. మరి ఓపిక ఉంది, వయసు ఉంది, ఇంకా 20 ఏళ్ళు రాష్ట్రానికి. తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా ముఖ్యంగా వ్యవసాయ ఆధారిత రైతుల యొక్క సంక్షేమం ఈ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క మొదటి ప్రాధాన్యత. తెలంగాణ ప్రాంత రైతుల అభివృద్ధి సంక్షేమం విషయంలో మొదటి నుంచి పాటుపడి వాళ్ళ పక్షాన నిలబడ్డ పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈ ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములై రైతుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం చేపట్టే చర్యలలో భాగంగా వారి సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగానికి మేలు జరుగుతుందన్న ఆలోచనతోటి వారిని కలిసి ప్రభుత్వానికి సహకరించి పెద్దలుగా మాకు అండగా నిలబడాలని నేను, మా ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, మా రెవెన్యూ శాఖ మాత్యులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి పార్లమెంట్ సభ్యులు బలరాం నాయక్ గారు, రామచందర్ నాయక్ గారు వారిని విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. వారు మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న రైతు మేలు జరిగే निर्णयाలను వారు तेलंगाना के कांग्रेस के रुकन असेंबली एम सत्यम की अहलिया अपनी रिहाइशगाह में खुदकशी के एक मुश्तबा केस में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। पुलिस ने जुमे को कहा कि रूपा देवी जुमेरात की शब अपने मकान में फांसी से लटकी हुई पाई गई। इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पर पुलिस ने कहा कि शुबा किया जाता है कि उन्होंने सेहत के मसाइल की वजह से इंतहाई इकदाम किया होगा। एम सत्यम ज़िले करीमनगर में हल्के चोपदंडी की नुमाइंदगी करते हैं। रूपा देवी ने सिकंदराबाद के अलवाल की पंचसला कॉलोनी में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में फांसी ले ली। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब अफराद ख़ानदान दरवाज़ा तोड़कर रूम में दाखिल हुए। रूपा देवी ज़िले विकाराबाद में एक सरकारी टीचर के तौर पर काम कर रही थी। ज़राए के मुताबिक जुमेरात की सुबह रुकन असेंबली सत्यम अपने हल्के इंतखाब चोपदंडी रवाना हुए थे और रात 9 बजे के वक्त उनकी अहलिया रूपा देवी ने वीडियो कॉल करते हुए खुदकशी कर लेने का इरादा जाहिर किया, जिस पर वो फौरी घर वालों को मुतला किया और वहाँ से हैदराबाद के लिए खुद कार चलाते हुए निकल पड़े। इस दौरान उनकी अहलिया ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया गया कि रुकन असेंबली सत्यम ने अहलिया के इस इक़दाम
की जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर पूनम प्रभाकर को इतला दी, जिस पर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर और सिद्दीपेट पुलिस को इसकी इतला देते हुए रुकने असेंबली को एस्कॉर्ट फराहम करने की हिदायत दी। इसी दौरान मेडचल के एसीपी रामलू नायक ने रमा देवी की मौत की तफसीलात पर एक बयान जारी किया। उन्होंने वाजे किया कि रुकने असेंबली और उनकी अहलिया के दरमियान कोई झगड़े नहीं हुए। रूपा देवी गुज़िश्ता 3 बरस से दर्द शिकम में मुब्तला थी। यही वजह रूपा देवी को खुदकशी पर मायल कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि खुदकशी से कबल रमा देवी ने अपने शोहर को पेट में शदीद दर्द होने की शिकायत करते हुए वीडियो कॉल भी किया था। बाद अज़ां वो बेडरूम में अंदर से दरवाजा लगाकर फैन से लटक गई। यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने नीट इम्तिहान में हुई धांधलियों के खिलाफ भारी रैली निकालते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी के क़यामगाह के मुहासरे की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार होने वालों में हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर एम रोहित और दूसरे शामिल थे। यूथ कांग्रेस के सिटी सदर रोहित की क़यादत में यह एहतजाज किया गया था। उन्होंने बरकतपुरा में वाक़ किशन रेड्डी के क़यामगाह के करीब भारी रैली की शक्ल में पहुंच गए और मरकजी वजीर के क़यामगाह की तरफ सैकड़ों कारकुनों के साथ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर एहतजाजी यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और नीट इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा किया। यूथ कांग्रेस के सिटी सदर रोहित ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया। नीट एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। We want justice. We want justice. Youth Congress जिंदाबाद। Youth Congress जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान बैठने, धर्मेंद्र प्रधान बैठने। किशन रेड्डी, किशन रेड्डी, किशन रेड्डी, किशन रेड्डी, किशन रेड्डी। We want justice. 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। We want justice. 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 वज़ीर सिविल सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमे को कहा कि राइस मिलर्स को हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की हरासानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर मौसूफ ने हाईटेक्स में चावल पर एहतमाम करदा एक नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसमें मुख्तलिफ खानगी और कौमी कंपनियों की 120 स्टॉल्स कायम किए गए थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि चावल की मिलिंग की सनत को एक अहम शोबे की तरह तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने राइस मिलर से कहा कि वो एक ऐसा माहौल तैयार करें ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो। उन्होंने राइस मिलर से ख्वाहिश की कि वो आवाम को कम कीमत पर मियारी चावल की सरबराही को यकीनी बनाएं। उत्तम कुमार रेड्डी ने राशन की दुकानात के जरिए गरीबों को सरबराह किए जाने वाले चावल की रीसाइकलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। उन्होंने चावल के कारोबार को मजीद सहल बनाने के इक़दामात का भी वादा किया। वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने जुमे के रोज़ उस्मानिया हॉस्पिटल में नई सहूलियात का इफ्तिताह किया, जिसमें MRI यूनिट, एक मेडिकल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और एक डाइट किचन शामिल है। इफ्तिताह के दौरान दामोदराज नरसिम्हा ने बेहतर तिब्बी देखभाल फराहम करने के लिए हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तिब्बी इलाज के लिए दस्तियाब तरीक़ेकार की तादाद में इजाफा किया और सेहत की देखभाल को मज़ीद काबिल रसाई बनाने के लिए कीमतों में तरमीम की। उन्होंने ये भी बताया कि मियारी देखभाल को यकीनी बनाने के लिए कैंसर और ट्रॉमा केयर सर्विसेज का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बुनियादी सेहत के शोबे को मजबूत बनाना है और मजीद कहा कि सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे और खिदमात को बेहतर बनाने पर हुकूमत की तवज्जो हमेशा रहेगी। थैंक यू भैया। around 1.5 percent.
1951లో కట్టిన జీఎన్ చాలా మట్టుకు నర్సింగ్ కోర్సులు నర్సింగ్ చదివే వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు సామాజికంగా బీసీలే కానీ ఎస్సీలే కానీ ఎస్టీ పిల్లలు అన్నిట్లో పురాతనమైన హాస్టల్ ఏదంటే జిఎన్ఎం ఉస్మానియా ఈనాడు కూడా దాన్ని పట్టించుకునే నాదుడు లేదు ఆలోచన ఏంటి అంటే సరే ఈ బిల్డింగ్ హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ అనేది సబ్సిడీస్ ఉంది కనుక గౌరవ కోర్టు ఏ నిర్ణయం ఇచ్చినా దాన్ని గౌరవిస్తాం కానీ జిఎన్ఎం బిల్డింగ్ మాత్రం కొత్త బిల్డింగ్ కట్టాల్సిందే ఎందుకంటే ఈ ప్రాపర్టీ ప్రభుత్వ ప్రాపర్టీ నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పిల్లలకు మాత్రం అసౌకర్యం కలగకూడదు ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి ఆ దిశగా త్వరగా జీఎన్ఎం మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాము ఇకపోతే మా కార్పొరేటర్ శంకర్ గారు చెప్తుండే ఇలా మార్చిని పరిస్థితి చాలా అధ్వానం ఉన్నది దానిపై కొంచెం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మీరు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే దాన్ని ఎంక్వైరీ చేయించి ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటాము అదే పద్ధతిలో గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్లో కొన్ని పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకోబోతుంది ఆ పాలసీ నిర్ణయానికి సంబంధించి త్వరలోనే మీ ముందు నేను వస్తాను